जो भी लोग सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, जब जब गाड़ी में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी हो, हवा कम हो या टायर में पंचर हो जाए या फिर गाड़ी के किसी भी हिस्से से आवाज आए, तो सबसे पहले उन्हें पता चलता है जो गाड़ी चलाते हैं। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में एक 12 किलोमीटर तक कार के पीछे एक भारी वस्तु थी जो लटकी हुई थी। उसको दुनिया वाले तो देख लेते हैं, लेकिन कार के अंदर कार चलाने वाले ड्राइवर को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता कि वो लगभग 12 किलोमीटर तक एक लाश को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घूम रहा है। वो एक कहानी सुनाता है पुलिस को और पुलिस उस कहानी पर यकीन कर लेती है और उसके बाद पुलिस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि हत्या नहीं हुई है, बल्कि गैर इरादतन हत्या हुई है। मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसका गया है उसी को इस बात का एहसास हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दिल्ली का एक इलाका है सुल्तानपुरी कंझावला। दरअसल एक लड़का कुतुबगढ़ की ओर, उसका एक डेयरी प्लांट है, एक डेयरी है, और 1 जनवरी 2023 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास वो अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहा था ताकि दूध आए तो वो दूध कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करे। 3 बजे से इंतजार कर रहा था। 3:18 पर एक आवाज आ रही थी और वो आवाज सड़क के तरफ से आ रही थी। जब वो सड़क की तरफ देखता है तो एक बलेनो कार, जिसकी स्पीड अभी ज्यादा नहीं थी, 40 के आसपास रही होगी, और वो तेजी के साथ जब जा रही है, उसके बराबर से गुजरती है, तो जो अपनी आंखों से देखता है उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। दरअसल वो अपनी आंखों से देखता है कि गाड़ी के पीछे एक लाश है जो बंधी हुई है और कार उसको घसीटते हुए लेके जा रही है। वो लड़का थोड़ा जागरूक होता है, जिसका नाम दीपक है, डेयरी का काम करता है, घर घर में दूध पहुंचाने का काम करता है। तुरंत ही वो अपनी गाड़ी निकालता है, यानी कि मोटरसाइकिल निकालता है। मोटरसाइकिल निकालने के बाद उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम सड़क पर कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और गाड़ी वो चली जा रही थी। तुरंत जब वो उसके पीछे जाता है, लगभग 1.5-2 मिनट तक उसका पीछा करने के बाद 3:20 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है और फोन करके कहता है कि बेलोना गाड़ी जो कुतुबगढ़ की ओर जा रही है, उसके पीछे एक लाश बंधी हुई है। पुलिस वाले कंट्रोल रूम में जो बैठे हुए थे, जो फोन सुन रहे थे, वो उससे हर एक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। अब जानकारी लेते हैं, एक एक बात पूछते हैं, गाड़ी का कलर कैसा है, लाश बंधी हुई कैसे थी, लाश ने कैसे कपड़े पहने थे, क्या उस पर कफन लगा हुआ है, तमाम तरह के सवाल थे। पुलिस लगातार बात कर रही थी और ऐसे ही बात करते करते 12 मिनट का समय गुजर जाता है। लेकिन ना तो यहां पर कोई पीसीआर आती है, ना ही पुलिस आती है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कुछ काम किया जा रहा था या इंतजाम किया जा रहा था। वो लड़का ये सोचकर परेशान था कि आखिरकार ये गाड़ी ऐसा क्यों कर रही थी, क्या बात थी। कुछ बात बताने की कोशिश ही कर रहा था। तुरंत एक बार गाड़ी फिर से रिवर्स गियर में आ जाती है, यानी कि वापस घूम कर आती है, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी पुलिस के कंट्रोल रूम में बात कर रहा था, बता रहा था कि साहब, बलेनो कार जिसके पीछे लाश, वो अभी के अभी गुजरी है। जो बहुत तेजी के साथ बोल रहा, एक्साइटमेंट उसके तरफ बढ़ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ये हो क्या रहा है। तभी कार उसकी आंखों से फिर से ओझल हो जाती है और उसे पता था कि जो उसके पास वाहन है, दोपहिया वाहन, उससे वो उस कार का पीछा करेगा तो शायद उसे पकड़ नहीं पाएगा। तुरंत वो अपनी डेयरी पे पहुंचता है और डेयरी पे आने के बाद अपनी बुलेरो कार निकालता है और बुलेरो कार निकालने के बाद उसका फिर से पीछा करता है। अब पीछा करने के बाद वो पुलिस को बताता है कि DL8CAY 6414 ये गाड़ी है, बलेनो है, उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कार के पीछे लाश है जिसको बांधा हुआ है, और वो लाश बिल्कुल उसकी शरीर पर, तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, निवस्त्र है। सो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है वो लड़की की लाश है। और वो पुलिस वालों से लगभग ऐसे ही बात कर रहा था, उसके बारे में एक एक जानकारी दे रहा था और कार लगातार चल रही है। 3:20 पर वो पहला फोन करता है और पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार बात होती शुरू हो जाती है। 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं, सुबह की जब 5 बज जाते हैं, तो तब भी पुलिस के संपर्क में था। जहां जहां कार जा रही थी वहां तक उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों को कोई कह सकते हैं कि उनके कान पर कोई जूं ही नहीं रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उनके लिए एक झूठ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस वालों को कोई इस मामले गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तभी वो लड़का पीछा लगातार कर रहा है, जिसका नाम दीपक होता है। उसको कुछ दूर चलने के बाद एक पीसीआर मिल जाती है, पुलिस कंट्रोल रूम की एक जीप मिल जाती है। उस जीप के एक पुलिस वाले से कहता है कि अंकल जी, यहाँ पर एक कार ऐसे घूम रही है और वो उस कार के पीछे एक लाश बंधी हुई है, आप जल्दी से
उसका पीछा करिए, आप जल्दी से देखिए। जब 2-3 बार उसको जगाने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि पुलिस वाला तो खुद नशे में है, खुद उसको होश नहीं है, तो वो किसके पीछे जाएगा, किसका पीछा करेगा। वो लड़का मायूस होकर वापस लौट आता है, क्योंकि उसकी आंखों से वो कार ओझल हो चुकी थी, वहां से दूर जा चुकी थी। सुबह के जब 5 बज चुके थे तब कंझावाला रोड पर जोंटी गांव लगता है, वहां से एक और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पहुंचता है। कहते हैं कि सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई है, और ये लाश किसकी है पता नहीं, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसे ही पुलिस को ये वाला फोन पहुंचता है कि एक लाश मिल चुकी है, अभी तक लाश कार के पीछे चल रही थी, लेकिन अब वो लाश एक जगह पड़ी हुई है, तभी पुलिस की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, और मौके पर जाकर पुलिस जो देखती है तो वो लाश जरूर थी, लेकिन कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि उसने 12 किलोमीटर का सफर जो सड़क पर घिसटते घिसटते तय किया था, उसमें उसके शरीर की कई उंगलियां, उसके पैर के अलग अलग हिस्से, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से टूट कर, फट कर, कट कर जमीन पर गिरते चले जाते हैं, और वो गाड़ियों के आगे रोंदते चले जाते हैं। बस ये देखकर पुलिस कहीं ना कहीं डर जाती है। उसे लगता है ये मामला अगर वायरल हो गया, ये मामला अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कहीं दूर पहुंच गया, तो इसमें बड़ी बदनामी हो जाएगी। बस इतना था कि पुलिस बहुत जल्दी सक्रिय होती है, लेकिन ये बात अब बहुत पराई हो चुकी थी। जो दीपक था वो जानता था, क्योंकि पुलिस का रोल इसमें बहुत ज्यादा खराब रहा है। दिन निकलता है, और दिन निकलते ही वो उसकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है, बताया जाता है किस तरह से एक लड़की की लाश को कुछ लोग बांधकर अपनी कार के पीछे 12-13 किलोमीटर तक ऐसे ही दौड़ते चले जाते हैं, और ये खबर फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। जिस दिन लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, लोग एक दूसरे को मैसेज दे रहे थे, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, इन्हीं बधाइयों के साथ चल रहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कितनी सुरक्षित है। उन्हें याद आता है कि सन 2014 में किस तरह से एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उन्हें याद आता है कि निर्भया कांड किस तरह से हुआ था। उन्हें याद आता है कि एक बार फिर दिल्ली में बहुत बड़ी दरिंदगी हुई है, क्योंकि उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा जो नहीं होता है। अब इसके बाद फिर मीडिया अपना प्रोग्राम शुरू कर देती है, उसके बाद फिर न्यूज शुरू हो जाती है, और जैसे ही न्यूज शुरू होती है तुरंत ही लोग सड़कों पर उतर आते हैं और फिर दिल्ली की सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। टीवी चैनल वाले अपनी अपनी जो स्टूडियो हैं उससे बाहर निकलते हैं, और फिर बाहर जाकर कुछ जो लेडी रिपोर्टर होती हैं वो भी सड़कों पर जाकर खड़ी हो जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है। सब कुछ ऐसे चल रहा था। अब एक सवाल था कि आखिरकार ये मरने वाली लड़की कौन है और मारने वाले वो लड़के कौन हैं। जो गाड़ी का नंबर पुलिस को दिया गया था, पुलिस पर दबाव जैसे ही पड़ता है तो पुलिस ये पता करने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता कि आखिरकार वो लड़के कौन होते हैं। दरअसल वो लड़के इस गाड़ी जो चला रहा था जिसका नाम दीपक होता है, उसके बयार में एक लड़का बैठा होता है मनोज कुमार मित्तल, और उसके पीछे 3 और लड़के बैठे होते हैं जिनका नाम होता है मिथुन, कृष्णा, अमित। ये 3 पीछे बैठे होते हैं। कुल मिलाकर 5 लोग गाड़ी चला रहे थे। पुलिस वाले इस गाड़ी के नंबर के आधार पर जो उन्हें गिरफ्तार करती है तो उनसे पूछती है, वो बताते हैं कि साहब हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। वो इधर उधर की बातें करते हैं, और तुरंत ही पुलिस वाले कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी एक आदेश जारी कर देते हैं कि इस लड़की के साथ कोई भी गंदा, कोई भी घिनौना कृत्य नहीं हुआ है, किसी ने इसका रेप नहीं किया है। लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो वाकई हैवानियत से कम नहीं था, क्योंकि उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट चुकी थी, उसका शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरह से बिखर चुका था। और जब उसके बारे में पुलिस वालों ने जानकारी जुटानी शुरू की, इसके बाद जब मीडिया ने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है इस लड़की का नाम अंजलि होता है, और अंजलि के परिवार में पिताजी का 8 साल पहले निधन हो चुका है। माँ उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, और 2 छोटे भाई हैं और 4 ये बहनें हैं, यानी कि पूरे परिवार की इसी लड़की पर जिम्मेदारी थी जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि एक इवेंट कंपनी से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद जो भी वहां से पैसे कमाती थी अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। जब पुलिस वालों ने या फिर मीडिया वालों ने जानकारी जुटाने की कोशिश की, इसकी माँ के पास जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी दरअसल इवेंट के लिए काम करती है, तो इसीलिए उसने बताया था कि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, एक न्यू ईयर की पार्टी है, उसमें जाएगी, वहां से उसको कुछ पैसे मिलेंगे। फिर अब इसका पीछा करते करते मीडिया भी और पुलिस भी जब ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो कहाँ गई थी, तो पता चलता है कि एक होटल है, और उस होटल के अंदर वो गई थी। वो और उसकी दोस्त, वो निधि और अंजलि, दोनों दोस्त होते हैं। एक होटल में दोनों ही अपने नाम से कमरा बुक कराते हैं। रात भर उनको वहां रहना था। लगभग 7:30 बजे के आसपास उस कमरे में कैद हो जाते हैं, और कमरे में कैद होने के बाद 1:40 पर जोर जोर से उसी होटल से बोलना शुरू कर देते हैं। और जब जोर जोर से बोल रहे थे, ये आवाजें कहीं ना कहीं होटल वालों को
परेशान कर रही थी। यही आवाजें कहीं ना कहीं जो होटल के अंदर पहले से ही कुछ युवक युवतियां या कुछ अन्य लोग जहां जो पार्टी कर रहे थे वो मौजूद थे, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तभी होटल का स्टाफ इन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उन दोनों से जाकर पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो, तुम इतनी गालियां क्यों दे रहे हो। तभी वो लड़कियां कहती हैं कि आपको हमारे इस शोर शराबे से दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर हम यहां से चले जाते हैं। 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 आ ही चुका था। 1:40 का वक्त हो चला था और 1:40 पर वो दोनों लड़कियां उस होटल को छोड़ देती हैं। और जैसे ही होटल छोड़ती हैं, यहां से निधि कहती है कि मुझे स्कूटी चलानी है, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक फुटेज जो लगातार वायरल हो रही थी, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था। और मौके पर कुछ लोग जो मौके पर मौजूद हैं वो भी शायद यही बात का अंदाजा लगा रहे थे। उनमें से एक दो व्यक्ति पास में जाते हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां जब तेज तेज बोल रही थी तभी एक ने कहा, मैडम आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए। तभी उनमें से आवाज आती है, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, हमारे बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात वो है जो मीडिया के माध्यम से, यही बात वो है जो पुलिस के माध्यम से अब पता चल रही है। उससे पहले तक ये मामला निर्भया कांड से जोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या निर्भया के साथ दरिंदगी हुई है, ठीक इस लड़की के साथ भी वैसी ही दरिंदगी हुई है। और मीडिया में एक तरह से होड़ मच जाती है, बिल्कुल एकदम से गहराई दिखाने की, सच दिखाने की, क्योंकि सड़कों पर रात के 12 बजे 1 बजे मीडिया रिपोर्टर्स पहुंच जाती हैं और ये देखने के लिए कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है। जब धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता है, गृह मंत्रालय इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेता है, पुलिस वाले इस मामले की गंभीरता से लेते हैं। जो मोबाइल की सीडीआर होती है, मोबाइल की लोकेशन होती है, वो निकलवाई जाती है, पुलिस अपनी जांच में जुटती है, तब पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पुलिस वाले साफ कह देते हैं कि इसका रेप नहीं हुआ है। पुलिस इस बात पर दावा करने को बिल्कुल तैयार है कि यहां पर रेप नहीं हुआ है, बल्कि और ही घटना थी। अब आगे जो पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि जब यहां से 1:40 पर निधि वो स्कूटर लेके चलती है और उसके पीछे अंजलि बैठ जाती है। उसके बाद अंजलि ने कहा कि अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, अब मैं कार चलाऊंगी, कार नहीं, अब मैं स्कूटी चलाऊंगी। अब स्कूटी को लेकर अंजलि चलती है और कुछ ही दूर, यानी कि कृष्णा विहार के पास जो शनि बाजार है, वहां पर एक बलेनो कार मिलती है। पुलिस का यह दावा है, जो कार मिलती है उस कार से स्कूटर की टक्कर हो जाती है और टक्कर होते ही निधि तो मामूली रूप से घायल होती है, लेकिन जो अंजलि होती है उसका पहिया, उसका पैर, उसके पहिए की जो एक धुरी टाइप की जो होती है उसमें कहीं ना कहीं जाकर अटक जाता है। मगर हैरान करने वाली बात है, जो सवाल बहुत सारे हैं खड़े होते हैं, यही सवाल कि उस बैलोनो कार के पीछे वाले हिस्से पर जो उसकी दोनों पहियों की धुरी होती है उसमें अंजलि का पैर फंस जाता है और कार बहुत आराम से या 40 की या 50 की स्पीड पे लगातार चल रही है। 1-2 किलोमीटर नहीं, 12 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती रहती है और वो कार चलाने वाले कार चलाते रहते हैं। 2 लोग आगे बैठे हैं, एक ड्राइवर की सीट पर, एक ड्राइवर के बराबर में 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता। मगर डेयरी पे काम करने वाला एक लड़का, दूध का काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, उसको एहसास भी होता है और वो एहसास कराता भी है। पुलिस वाले जैसे ही उन 5 दरिंदों को गिरफ्तार करते हैं, उनसे एक कहानी सुनी जाती है और कहानी सुनी जाने के बाद फिर पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद वो कहते हैं कि हमसे एक रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, हमारी गाड़ी के पीछे एक लाश लटकी हुई थी, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद पुलिस इसी बात को सच मान लेती है। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरकार किसी गाड़ी के पीछे कोई लाश लटकी हो, यदि उन्होंने उसका एक्सीडेंट भी नहीं किया, तो ड्राइवर जो चलाने वाला होता है उसे सबसे पहले एहसास होता है जरा सी भी आहट का, तो आखिरकार 12 किलोमीटर तक उसको एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही जिस होटल में निधि और अंजलि रुकी हुई थी, वहां इन दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ, यह भी एक सवाल होता है। और एक ही कमरे के अंदर 2 लड़कियां क्यों रुकी हुई थी? क्या उनके साथ कोई लड़के भी थे? तो यह भी एक सवाल बनता है कि आखिरकार इस बीच में जब पुलिस वालों ने, ये मीडिया वालों ने ये जानने की कोशिश की होटल के मैनेजर से, तो बताया जाता है कि 2 लड़के इस बीच में कुछ समय के लिए आते हैं। वो 2 लड़के कौन थे और इनका इस पूरी कहानी में क्या रोल था? अभी बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो जानने बाकी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आनी अभी बाकी हैं। यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे, यदि मीडिया अपना ईमानदारी से काम करे, तो इसका सच भी सामने आ ही जाएगा। नहीं तो बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि जो पुलिस लिख देती है उसी के आधार पर कोर्ट सजा सुना देता है। कई बार पुलिस अच्छे से अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं करती और बड़े बड़े अपराधी यूं ही आराम से छूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सबूत के अभाव में छूट जाते हैं और सबूत तब नहीं मिलते जब पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं करती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें और जाते जाते
कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अजय कुमार, मेघराज चौधरी हैं, हिमांशु शुक्ला हैं, राजू सिंह हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दिनेश कुमार गोयल हैं, अमन राइन, समीर अंसारी मुंबई से हैं, सैम खान, मुकुट अग्रवाल, मुश्ताक खान, आशिफा खातून, शिवचरण इम्तियाज सौगड़ अलवर से हैं, अकबर अली, पूनम चंद हिसार से हैं, ओम टेलर फतेहाबाद से, फारूक अंसारी सीतापुर से, आमिर खान राजस्थान से, सुशील कुमार अयोध्या से, मोहम्मद इमरान सैफी बरेली से, आजाद खान अलवर से, ललित कुमार मैनपुरी से, सुखवीर अलवर से हैं, श्यामलाल गुज्जर भीलवाड़ा से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।